वेलकम टू स्टडी विथ मी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई और हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और आप अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे होंगे। और बीच में कुछ दिन जो न्यूज़ एनालिसिस है वो नहीं आ पाया था, लेकिन उसका एक रीज़न ये है कि मैं इस पर काम कर रहा था। और जो डीएनए है हमारा इन डेली न्यूज़ एनालिसिस है, इसको मैं और अच्छे तरीके से एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो द हिंदू हो, पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डाउन टू अर्थ हो या इकोनॉमिक टाइम्स हो, जहाँ जहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या न्यूज़ होंगे उसे मैं एक वीडियो में कवर करूँगा। और ये बहुत एक डिटेल सेशन होगा न्यूज़ एनालिसिस का, जहाँ पर आपको हर एक जानकारी एकदम डिटेल में कवर करूँगा मैं। तो इस और आपको कोई भी अदर सोर्सेस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गारंटी देता हूँ मैं कि इतना बेहतर सेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आर्टिकल के थ्रू मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कवर कराऊंगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ टॉपिक्स भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो और ये आज से डेली आपको ये सेशन देखने को मिलेगा न्यूज़ एनालिसिस का, और इसका मैं एक फिक्स टाइम मैं देख रहा हूँ, जो भी है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक टाइम मैं फिक्स करूंगा, जहां पर डेली न्यूज़ एनालिसिस उसी टाइम पर आया करेगी, ताकि आप एक रूटीन के साथ न्यूज़ जो है वो अपना करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आप कवर कर सको। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज है 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर से ही हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या कितने डिटेल में ये कवर मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि आज में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग न्यूज़ एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया सेंचुरी अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव। सस्टेनेबल किस तरह से हम लोग इसे अचीव करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होगा, इसको हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ जीएसटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आए दिन न्यूज़ में रहता है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ताकि एक बार कवर करने के बाद आपको जीएसटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप हैंडल कर पाओ। अगला जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो वायरल डिजीज के ऊपर है। कॉम्बैट वायरल डिजीज क्या है, इस पर नेशनल पॉलिसी क्या बन रही है, क्यों ये ज़रूरत पड़ रहा है, इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, पूरे बैकग्राउंड के साथ मैं इसे कवर करूंगा आपके लिए। मीथेन जो कि रिलीज हो रहा है लाइवस्टॉक ब्लीचेस में, इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीथेन एक आपका कह सकते हैं एक बहुत ही हार्मफुल ये है, रिलीज होता है, तो इसे किस तरह से रिड्यूस करना है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो ये जितना भी टॉपिक था ये जीएस पेपर 3 में कवर हो जाता है। कुछ और टॉपिक्स है जो कि जैसे कि एकेडमिक डिस्ट्रेस, यानी स्टूडेंट्स जो है आज के डेट में, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई को लेकर कुछ बहुत सारे डिस्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल डिप्रेशन में रहते हैं, और आए दिन वो सुसाइड तक कर लेते हैं, और इंडिया में इसकी परसेंटेज बहुत हाई है देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो एक देखिए, अगर आप एक रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल से बात है, अगर आप कोई रूटीन फॉलो करके नहीं पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, और आप सोचेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए, तो ये नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी होगी, और एक टाइम भी आपको देना होगा इस पढ़ाई के लिए। आप सोचेंगे कि 6 महीना पढ़ के मैं एक जॉब क्रैक कर सकूं, तो ये हो सकता है, मगर एक जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो ये पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो आप ये सब चीज़ों को देखते नहीं हैं और डिस्ट्रेस ले लेते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि सुसाइड का जब भी ख्याल आए आपके मन में, कोई भी डिस्ट्रेस हो रहा है, कोई भी डिप्रेशन की फीलिंग हो रही है, तो एक बार आप अपनी मम्मी या पापा के फ़ोटो को देख लें। ठीक है, उनके बारे में सोचें कि वो आपको पढ़ाई करने के लिए आपको अपने से दूर भेजा है उन्होंने, वो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बने। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे, और सुसाइड अगर आप कर लेते हैं तो फिर उनको कितनी दुख पहुंचेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी कदम अपनी ज़िंदगी में उठाना है। ठीक है,
तो इसके ये बहुत डिटेल में मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि में आखिर क्या है। ठीक है, ये जीएस पेपर 4 का हो जाता है टॉपिक। ठीक है, अगला जो हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ये मेन कंटेंट है कुछ मेंस इनरिचमेंट के लिए। एक मैं टॉपिक दूंगा जो कि मेंस से रिलेटेड, मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ लोलापा-लोजा इफेक्ट, लोलापा-लोजा इफेक्ट ऑन मेटा स्टॉक। ये क्या है इसको मैं कवर करूंगा बहुत डिटेल में, और आपको इसे अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, कुछ हम लोग टॉपिक डिटेल डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एमसीक्यू टाइप, उसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो इसमें मैं पहला जो टॉपिक है वो यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, इसे मैं डिस्कस करूंगा। भारत सीरीज की जो रजिस्ट्रेशन मार्क है वो डिस्कस करेंगे। वाटर का इम्पैक्ट पड़ रहा है समिट में, वो क्या है देखेंगे। इंडिया हैज जम्प्ड सेवेंथ पोजीशन में था और वो जंप कर थर्ड पोजीशन में पहुंच गया है। ग्लोबल रैंकिंग जो कि साइंटिफिक पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है। तो ये क्या है साइंटिफिक पब्लिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। ऑड रेशियो जो सर्कल है इसको डिस्कस करेंगे। जीन्स रिस्पॉन्सिबल जो कि फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ बनियान पीपल ट्री है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैमेलियन इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है इसको हम लोग देखेंगे, और कुछ मैप्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा आज का हमारा कंटेंट है। मैं डिटेल में इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, मैप्स को भी हमेशा देखते रहना है आपको, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप को आपको हमेशा देखते रहना है ताकि लोकेशंस वगैरह आपको पता रहे। ठीक है, ठीक है, तो आइए आज पहला जो टॉपिक है ये है इंडिया सेंचुरी जो कि अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव। ये जीएस पेपर 3 और ये इंडियन इकोनॉमी में भी आ जाता है और गवर्नेंस में भी ये आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक ब्यूटीफुल एक रिपोर्ट जो विथ रिकमेंडेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, one can go through the summary of the report. This the main point of the summary has been highlighted. ये highlight मैंने करके इसे बताया है कि FICCI, ठीक है, जो along with McKinsey इन्होंने लॉन्च किया है। FICCI ने McKinsey के साथ मिलकर एक लॉन्च किया है इंडिया सेंचुरी अचीविंग सस्टेनेबल, जिसको इंडिया सेंचुरी जिसका टारगेट है कि वो सस्टेनेबल जो है उसे अचीव कर सके, इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव जो कि आउटलाइन करेगा रोड मैप को, ताकि 10 लाख पर कैपिटा इनकम जो है इसे इस टारगेट को अचीव किया जा सके 2047 तक। ठीक है, और इसका एम क्या है कि इंडिया सेंचुरी इनिशिएटिव सेट्स आउट ऑन एक्शनेबल रोड मैप फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू अनलिश India's potential in becoming an economic superpower much before India turns 100। ठीक है, इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ये इसका एम है। ठीक है, इंडिया इज एट एन इन्फ्लेशन पॉइंट इन इट्स जर्नी। आ गए, इंडिया जो है अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट की जर्नी पर है, जहां वो थर्ड लार्जेस्ट और अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आना चाहता है। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, देखिए एलिमेंट कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बता दूं कि इसका एलिमेंट क्या है या इंक्लूसिव ग्रोथ होने से क्या होगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होने से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकता है, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ जो रीजनल डिस्पैरिटीज है इसमें भी कमी आएगी, इंडस्ट्रियल रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही साथ पोवर्टी को भी कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पोवर्टी कम होगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो भी पोवर्टी कम होगा, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होगा तो भी पोवर्टी कम होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो भी पोवर्टी कम होगा। तो सारे चीजें आपको एक दूसरे से लिंकअप होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कुछ एक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रोड मैप अगर देखें आइडेंटिफाई 11 प्रायोरिटी, कुछ 11 सेक्टर हैं
जहां पर ग्रोथ करने की बात की जा रही है अगले 25 साल के अंदर में। और इसके लिए सेट किया जाएगा 50 ऐसे एक्शन सेट किए जाएंगे कंपनीज के द्वारा और इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा। तो ये 11 जो सेक्टर है वो डिस्पैरिटीज ऐसे देखने को मिलेगी। कुछ हाइलाइट्स है इसके लिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के अंदर में जो कि हम लोग एक्सपोर्ट में जो है फ्रॉम 2022 से अगर 2030 को देखें तो इसका हमारा टारगेट है कि अभी $50 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट करते हैं 2022 में, तो इसे हमें बढ़ाकर $100 बिलियन करना है 2030 तक। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 140 बिलियन का जो है हाई वैल्यू एक्सपोर्ट करते हैं, इसे हमें $400 बिलियन तक बढ़ाना है 2030 तक। इसी तरह कंज्यूमर टेक में भी हमें ई रिटेल जो ट्रांसमीटर है इसमें हमें 160 मिलियन है, इसको हम लोग 770 मिलियन तक इसे करना है, ठीक है। तो इसी तरह आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर में भी 7 से 8 जो कि आपको 2022 में देखने को मिलेंगे, इसे बढ़ाकर हमें 20 तक लेके जाना है, ठीक है, पर कैपिटा जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एलिड में, ठीक है। तो और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में भी हमें इसे करना है। इमर्जिंग एनर्जी जो है इसमें हमको ध्यान देना, इसमें जो अभी 2022 के अंदर में 150 गीगावाट इसे बढ़ाकर 500 गीगावाट तक कर देना 2030 तक। साथ ही साथ वाटर जो है उसको हाउस होल्ड या फिर टैप वाटर जो कनेक्शन है ये अभी 50% देखने को मिलता है 2022 में, इसे 2030 तक 100% कर देना, यानी हर घर जल जो स्कीम है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और हर एक घर में इसकी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर में भी 27% है। हायर एजुकेशन जो लोग लेते हैं इसे 40 to 50% तक कम से कम पहुंचाना है 2030 तक, ये टारगेट है। साथ ही साथ स्पेस के अंदर में स्पेस टेक्नोलॉजी जो मार्केट है वो 10% एंड इंक्रीजिंग द गेमिंग मार्केट जो कि 20 मिलियन का हो करना है हमें 2030 तक। तो ये सारे टारगेट्स है, एस्पिरेशंस हैं इन सभी सेक्टर में सस्टेनेबल के अंदर में और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीजें आप चार्ट से भी देखकर समझ सकते हैं। ये कुछ और भी कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नोट्स इसके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये आप डिटेल में इसको और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेन जो था मैं इस चार्ट से आपको पढ़ा चुका हूँ और आई होप आपको ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं 360 डिग्री आपको पढ़ाना, ठीक है, जहाँ पर हमने पूरे डिटेल में इंक्लूसिव ग्रोथ को समझा, ठीक है, क्या क्या इसका टारगेट है उसे हमने समझा और ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है इसको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये और कुछ मेजर इम्पेडिडेंस है इंक्लूसिव ग्रोथ के, उसे वो क्या है वो आपको बताना है और कैसे हम करंट सिनारियो से हम ओवरकम करेंगे, यानी 2022 के अंदर में जो सिचुएशन है इससे हम किस तरह से ओवरकम करेंगे और 2030 के अंदर में हम जो टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप इसे मेंस के इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब आप टेलीग्राम के ऊपर इसका जवाब आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम में आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे जो टॉपिक है वो देख लेता हूँ मैं, ये है जीएसटी के ऊपर में, ठीक है। जीएसटी के ऊपर में क्या है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस अंडर जीएसटी, और ये जीएसटी जो है ये जीएस पेपर 3 में आ जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्शन देखेंगे कि जीएसटी द आर्टिकल डिस्कसिंग प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ that criminalizes center activities and the recommendation of the GST Council to decentralize such activities and their impact। क्या कंटेक्स्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 48वां जीएसटी काउंसिल को चेयर किया है, विच रिकमेंड करता है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए जो कि सेंटर ऑफेंस है अंडर सेक्शन 132 में ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो 2017 का है,
बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी लॉ अभी भी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है और इट इज वाइटल टू रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ताकि इम्पोज करे जो पीनल प्रोविजन है इन एन अनसर्टेन इकोसिस्टम जो इम्पैक्ट डालता है इंटरप्राइजेस एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस कंडक्ट में जो कि इसको इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, देखिए क्या है कि में एक बहुत ही डिटेल में कि देखिए 4 ऐसे स्लेब रखे गए हैं। ठीक है, 4 तरह के टैक्स इसके अंदर रखे गए हैं। कुछ में 0% है या कुछ में इसका तो गिनती नहीं है, कुछ में 5% है, कुछ में 12 है, कुछ में 18 है, कुछ में 28% तक टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये जो है ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स आप बोल सकते हैं जो कि डायरेक्टली तौर पर कस्टमर से गवर्नमेंट के द्वारा नहीं ली जाती। आप जो सामान वगैरह खरीदते हैं आप इनडायरेक्टली उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऑफिस में जाकर आपको उसको पे नहीं करना है, आप सामान जो खरीदा उसमें उसी के द्वारा आपने पे कर दिया। दैट केम इनटू इफेक्ट जो कि 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी जो है लागू हो गया और ये 101वां अमेंडमेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया। ठीक है, और इस जीएसटी ने किस किस को रिप्लेस किया, बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि कंट्री के द्वारा लगाए जाते थे, जैसे कि इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया या फिर एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो इनडायरेक्ट टैक्स थी, इसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया और सबके बदले एक सिंगल टैक्स ले आया जीएसटी। ठीक है, और ये वो मैन्युफैक्चरर हो या सेलर हो दोनों पर ये लगाया जाता है टैक्स। ठीक है, और जीएसटी भी एक प्रकार का नहीं है, जीएसटी भी आपको 4 प्रकार के जीएसटी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसको कि जो कि कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एसजीएसटी यानी स्टेट की जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है। एक आईटीजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जो जीएसटी है उसको यूनियन टेरिटरी के द्वारा आपका हैंडल किया जाता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को चेयर किसने किया है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। अदर मेंबर भी जो है वो सेंटर मिनिस्टर है, स्टेट फॉर फाइनेंस। वाइस चेयरमैन जो है वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं में से होता है और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। सेंटर के पास 1/3 जो वोट है इन देने का अधिकार है काउंसिल में और स्टेट को 2/3 वेट होना चाहिए काउंसिल का। ठीक है, जो डिसीजन है उसे 75% वोट सपोर्ट होगा तभी वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो ये था जीएसटी के बारे में मैंने बता दिया। जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक एपेक्स कमेटी है। ठीक है, जो कि रिकमेंडेशन देती है यूनियन को और स्टेट जीएसटी को, जैसे गुड्स एंड सर्विस जो कि सब्जेक्ट है फ्रॉम जीएसटी मॉडल और जीएसटी लॉ का। आर्टिकल 279A आपको याद रखना है, जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो जॉइंट फोरम में सेंटर या स्टेट को कर सकता है, उसे जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, उसे चेयर कर सकता है। ठीक है, दोनों की जीएसटी को। ठीक है, कुछ ऑफेंसेस हैं जीएसटी के अंदर में, अगर जीएसटी में कुछ गड़बड़ी होती है तो ये सारे ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप इसको डिटेल में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि आप जीएसटी को अगर एकदम डिटेल में कवर करना चाहें तो यहाँ से आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए मेंस का और एक प्रीलिम्स का भी मैं बताऊंगा कि एक्सप्लेन करिए द रैशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बीच में क्या रैशनल है, उसको उसके पीछे का क्या है, उसको जो कि कंपेंसेशन टू एक्ट है 2017 का, इसको एक्सप्लेन करना है। और किस तरह से हाउ हैज कोविड-19, किस तरह से जीएसटी कंपेंसेशन फंड, ठीक है, को कोविड-19 ने अफेक्ट डाला और क्रिएट किया है एक न्यू फेडरल टेंशन। ठीक है, ये यूपीएससी 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ डाला। ठीक है, तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करिए ताकि मैं इसे देख सकूं कि आप कितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसने रिप्लेस किया है, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि मल्टीपल अथॉरिटीज के द्वारा लगाए जाते थे और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया के अंदर में। ठीक है,
इट वाज ड्रास्टिकली, इसने एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया करेंट अकाउंट डेफिसिट को इंडिया के अंदर में, और इनेबल कर दिया ताकि जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एकदम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसने इनोनिमसली इंक्रीज कर दिया ग्रोथ और साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इनेबल कर दिया टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। यानी कि जीएसटी जो है एक ऐसा एकदम रामबाण इलाज लाया गया इंडिया के, रिड्यूस कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ये ग्रोथ लेकर आ गया कि उसने वो चाइना को पिछाड़ देगा एकदम एकदम तुरंत मिकेत में, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है एकदम अपने आप में एकदम लग रहे हैं ऐसे कि एकदम हवा में बातें की जा रही है, ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली, ठीक है। कि ये रिप्लेस किया है बहुत सारे ऐसे टैक्सेस को, तो ये बातें सही है, ठीक है। और ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा जीएसटी का कवर हो गया है आपका, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता है 360 डिग्री एकदम व्यू। जीएसटी को मैंने हर तरह से कवर कर दिया, मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया, ठीक है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं कल बताऊंगा कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। आगे टॉपिक है वो है आपका वायरल डिजीज, कॉम्बैक्ट वायरल डिजीज के ऊपर में, ठीक है। इसके लिए नेशनल पॉलिसी जरूरत पड़ी बनाने की। तो ये आ जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में, ठीक है। तो अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पॉलिसी टू कॉम्बैट वायरल एंड अदर सच डिजीजेस विच हैव ए पेंडेमिक पोटेंशियल इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। अभी जो इसके नेशनल पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो वायरल या इस तरह से जो डिजीज आए हैं, या आपने देखा कि कोविड-19 के समय में जो पेंडेमिक है, इसके समय में क्या कैसी स्थिति बन गई थी, तो ऐसा जो है वो बहुत ही एकदम ज़रूरत है, ठीक है। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट का कि कोविड-19 पेंडेमिक के समय में इंडिया कंट्रीब्यूशन है एंड द वे फॉरवर्ड। इट एम्फसाइज द नेसेसिटी फॉर मैकेनिज्म्स other than the Union Health Ministry's Crisis Management Plan and the National Disaster Management Authority of India's guideline on management of biological disaster, ठीक है। ये नेसेसिटी हो गया कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार करे, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को तैयार करे, और ऐसा गाइडलाइन और मैनेजमेंट करें बायोलॉजिकल डिजास्टर जो हो रहे हैं, जो पेंडेमिक वगैरह आ रही है, इससे किस तरह से हैंडल किया जा सके, इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें, ताकि ऐसे जो क्राइसिस आते हैं, जो बायोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर आते हैं, उससे ओवरकम किस तरह से किया जा सके, ठीक है। एक लेसन हमने सीखा कोविड-19 पेंडेमिक के समय में कि हमें पहले से ही तैयार रहना है, ऐसे कुछ डिजीज वगैरह होते हैं या ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो जो डिजास्टर हुआ है कोविड-19 के समय ऐसा दोबारा ना हो सके, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंस है रेगुलर सर्विलेंस मेजर्स जो है, कीप माइंड हाउ क्विकली द SARS-CoV-2 वायरस म्यूटेट्स, किस तरह से ये म्यूटेट करता है, मतलब फैलता है, ठीक है। सो फार जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, इसने कंडक्ट किया 4 ऐसे सेरो सर्वे कंडक्ट किया नेशनल लेवल पर। सेरो सर्वेस जो है वो कंटिन्यू किया गया रेगुलर बेसिस पर, स्टेट वाइज भी किया गया और सैंपल साइज में भी किया गया, और साइज इंक्रीज सैंपल साइज। जो इम्पोर्टेंस है ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन, जो और इजी एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि जो स्प्रेड किया जा सके, जो अवेयरनेस है उसे जगह जगह फैलाया जा सके, ताकि कम्युनिटी प्रिवेंट किया जा सके, ताकि ऐसे वायरस को ट्रांसमिशन करने से रोका जा सके, ठीक है। अगर अवेयरनेस होगा, लोग इसके बारे में जानेंगे, तो वो सतर्क रहेंगे, और जो ट्रांसमिशन है जो वायरस का वो एकदम कम से कम हो जाएगा, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, इसे भी एकदम इम्प्लीमेंट जो है एकदम नहीं किया जा रहा है एकदम, या फिर इतना खराब मैनर में किया जा रहा है कि सब तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर जो मैपिंग है, इसका भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, और स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस जो है एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट का। साथ ही साथ वंदे भारत जो मिशन है,
इसके तहत जो मिनिस्टर्स है स्किल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स और सिविल एविएशन ने जो लॉन्च किया था, दो ऐसे स्कीम जो क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस ऑफ द स्किल्ड वर्क, जो स्किल्ड जो वर्कर है, वर्क फोर्स है, उसका एक डाटा तैयार किया जाएगा और उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट एक तरह से दिया जाएगा, ताकि जो है वो वर्क फोर्स जो है वो कंट्री के अंदर में स्किल्ड वर्क फोर्स उसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो 7 लाख के करीब वर्कर जो है वो रिटर्न आ गए हैं गल्फ कंट्रीज से। पैंडेमिक के दौरान जो है उनकी जॉबें वगैरह चली गई, वो यहाँ से आ गए, तो यहाँ पे वर्क फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जॉब जो कनेक्ट किया जाता था स्टेब्लिश ओनली 7,495 कैंडिडेट को ही अभी तक जॉब दिया जा सका है। और फाइनेंशियल जो लिटरेसी है या अवेयरनेस है वो उसमें भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया, ड्यूरिंग पेंडेमिक के समय से ही ऑनलाइन में शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, इसमें भी कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा गरीब तबका जो कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन उसके गांव में नहीं है, तो वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो गया कोविड-19 के समय में, क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ों का एक्सेस ही नहीं था। तो वो पढ़ ही नहीं पाया, उस तरीके से क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ अगर आगे देखें तो और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। ये वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में मैंने बता दिया है, माइग्रेंट वर्कर्स का जो डेटाबेस तैयार करना है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको कवर कर दिया है, और आप इसको एक बार रीड करेंगे इसको तो आपको भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, जिसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कुछ अगर बैकग्राउंड से अगर हम लोग देखें तो क्वांटम या फिर कॉन्टेक्स्ट में देखें, सेवरल ऐसे इंस्टीट्यूट्स है और कंपनीज है दुनिया भर में जो इन्वेस्ट कर रही है ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, बैकग्राउंड से अगर हम लोग देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है, और ये प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं टैकल कर सकता है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर नहीं कर पाती है। और इसका जो रेंज है ये वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन है, और द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि क्रूशियल वे में इसको हैंडल कर सकता है। 2021 के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, और स्टडी करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज को इसको एलोकेट किया गया, 8,000 करोड़ रुपए से इसके लिए एलोकेट किया गया। इंडियन आर्मी जो है इसने भी क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी जो है मध्य प्रदेश के अंदर में इसे खोली है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने को इसके साथ ही लॉन्च कर दिया इसे भी पुणे के अंदर में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश के अंदर में इसे क्वांटम रिसर्च जो फैसिलिटी है उसे ओपन किया, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पुणे के अंदर में इसे लॉन्च किया। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो कि 20th सेंचुरी के अंदर में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में बताई जाती है, दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एट द सेम मोमेंट। ठीक है, अपॉन साइंटिफिक जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रोस्कोपिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स में होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेयर फाउंडेड, इससे क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल इसके बिहाइंड का प्रिंसिपल देखें, यानी डायग्राम से अगर मैं समझाऊं तो सुपर पोजिशन होता है। ठीक है, इस तरह का से जो ये सुपर पोजिशन जो कि डिस्क्राइब है ए पार्टिकल्स एबिलिटी टू एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी पॉसिबल स्टेट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी एक सेम टाइम में एक ही कह सकते हैं पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर यहाँ से यहाँ एक ही समय में ये पहुंचा सकता है जो जानकारी है। ठीक है, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, एक ही समय में मल्टीपल सोर्स के अंदर में जो है वो डिटेल्स जो है पहुंचाई जा सकती है, यानी वर्क किया जा सकता है एक ही समय के अंदर में। और इंटैकलमेंट का मतलब होता है, यानी क्वांटम इंटैकलमेंट रेफर्स टू एक ऐसा सिचुएशन जहां दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो आर लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये दैट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट। इसे
सिंगल या इसको एक अलग या इसको अलग डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब भी डिस्क्राइब किया जाएगा इनके बारे में एक साथ डिस्क्राइब किया जाएगा। दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बट एक इवन इफ सेपरेटली बाय ए लार्ज डिस्टेंस, या बहुत दूर में भी होंगे तो भी ये क्वांटम इंटेकलमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? सुपरपोजिशन और इंटेकलमेंट जो है ओनली ये एग्जिस्ट करता है क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर में, आर नॉट ऑब्जर्व्ड और मेजर। इसे ऑब्जर्व या मेजर नहीं किया जा सकता है, क्वांटम जा सकता है, ठीक है, या ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग अगर देखें तो ए बिट इज द फंडामेंटल कंप्यूटर यूनिट है कन्वेंशनल कंप्यूटर के अंदर में, जो कि वैल्यू करती है, हुज वैल्यू क्या है? 1 है। इफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर इज 1 एंड is on and 0 is 1 and 0 is the transmitter is off. This means a bit can have one of two values at a time, either 0 or 1, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में, जो कि इंस्टेड ऑफ बीइंग आइदर 1 और 0 द इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन द थर्ड काइंड ऑफ स्टेट, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ 0 एंड 1 नहीं होके, या फिर ठीक है 0 या 1 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन जो है इनकोडेड है इन द थर्ड काइंड के अंदर, ठीक है। तीसरा ऐसा वैल्यू बताने की कोशिश की जा रही है। जो क्यूबिट बेसिस कंप्यूटर है ये कैन एक्सेस मोर कंप्यूटेशनल पाथवेज। ये पोजीशन है जहां पर 0 या 1 के आइदर कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसका पाथवे जो है बहुत ही कंप्यूटेशनल होगा और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वैल्यू अगर 0 या 1 के अलावा कोई वैल्यू पर काम हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है जैसे क्वांटम सुपरमेशी, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट बेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इसके लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या अंतर है, ठीक है। यानी पुराने समय का जो कंप्यूटर है या और आजकल का क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग में कैलकुलेट्स विथ क्यूबिट से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 एक सेम टाइम के अंदर में, एक ही समय में 0 भी करेगा और 1 को भी वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटिंग में जो है वो ट्रांजिस्टर होता है विच कैन रिप्रेजेंट आइदर 0 और 1। सिंपल है, क्वांटम कंप्यूटर में 1 और 0 की वैल्यू एक साथ देखने को मिल जाती है, लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर में एक समय में या तो 1 दिखाई पड़ेगा या फिर एक समय में 0 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो और क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में पावर जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ क्यूबिट्स। नंबर ऑफ क्यूबिट्स के जरिए जो है इसका पावर को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटिंग में पावर जो इंक्रीज किया जा सकता है 1:1 के रिलेशनशिप के में ही, ताकि जो है इसके साथ ही वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, आइदर नहीं। क्वांटम कंप्यूटर जो है कि हैव हाई एरर रेट्स, इसमें बहुत सारा एरर रेट्स देखने को मिलता है, यानी गलतियां देखने को मिलती है, और नीड टू कीप अल्ट्रा कोल्ड, और इसे ठंडा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी एसी के अंदर में ही ये काम कर सकता है, तो ठंडे रीजन के अंदर में ही, ठंडा रूम के अंदर में ही काम कर सकता है, क्योंकि बहुत हीट पैदा करता है। लेकिन क्लासिकल जो कंप्यूटर है हैव लो एरर रेट्स, उस क्लासिकल कंप्यूटर के अंदर में जो एरर रेट्स है वो काफ़ी लो है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी ये काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और वेल सूटेड फॉर ट्रांजिस्ट लाइक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये डेटा एनालिसिस है, स्टिमुलेशन है, इस पर काम करता है। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है एवरीडे जो प्रोसेस वगैरह होता है उसको हैंडल ये करता है। तो ये भी मैंने बता दिया क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक के अंदर में एकदम डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग से, तो इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है
और इसका जो एप्लीकेशन है और इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया है इसके लिए, ताकि ये प्रमोट किया जा सके इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज को हमारे कंट्री में। तो इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, जहां हम डिस्कस करेंगे मीथेन जो रिलीज हो रहा है ये इन लाइफ स्टॉक ब्लीचेस जो कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये जीएस पेपर 3 के अंदर में ये टॉपिक हमारा बन जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो रूमिनेंट से जो रिलीज हो रहे हैं मीथेन, ये सेकेंड मोस्ट एबुलेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन हानिकारक गैस माना जाता है, ठीक है। which is seen as the biggest concern as well as the best opportunity for tackle global warming, ठीक है। इसको टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगर हम लोग वार्मिंग इफेक्ट की बात करें मीथेन की, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 30 गुना ज़्यादा जो है अफेक्ट डालता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसमें CO2 जो है एक बहुत ही खराब इफेक्ट डालता है, बहुत ही गर्म कर देता है हमारे ग्रीन हाउस, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है CO2। यानी CO2 जितना रिलीज कर रहा है उससे भी 30 गुना ज़्यादा, 30 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रिलीज करता है या ज़्यादा गर्म करता है हमारे अर्थ को ये मीथेन। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है ये CO2, ठीक है। 2021 के अंदर में 100 कंट्री ने साइन किया था ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया था, एक शपथ ली थी कि इसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा, 30% रिड्यूस किया जाएगा 2020 के अंदर में, एंड में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी जो बातें हैं ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मीथेन यानी CH4 जिसका, ठीक है, आप कह सकते हैं, और CO2 देखिए, unlike other elements, ruminants have a specialized digestive system comprised of stomachs that have 4 compartments instead of 1. Plant material is initially taken to the rumen. The largest compartment is in the stomach that is inhabited by the microorganisms such as fungi, bacteria, protozoa and archaea, ठीक है। Microorganisms break down the otherwise ingestible cellulose rich plants to release protein and energy for their host animal in charge for nutrition and shelter, ठीक है। But during this process, which scientists call intricate fermentation, one particular microbe, the archaea, combines CO2 hydrogen made by the cellulose digestion microbes to certain methane. This means the archaeal pollution and diet rich in roughage directed the amount of methane released by a ruminant. यहाँ ये जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि फूड जो है, ठीक है, यानी कि घास में जो है, घास में वाटर वेस्ट सम CH4, ठीक है। फूड जो ये खाता है, ठीक है, CO2 और CH4 दोनों ही ये रिलीज करता है, ठीक है। CH4 अंदर जाकर एक 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स यानी CH4, CO2, फोलाइट फैटी जो एसिड है, साथ ही साथ शुगर जो है, उससे फिर वेस्ट के तौर पर भी CH4 ही यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काउ से भी रिलीज होता है, एनिमल से भी रिलीज होता है, फीड सप्लीमेंट से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। मैंने सारे कुछ को एक जगह कवर कर दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी के अंदर में 2014 में कि विथ रेफरेंस टू 2 कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको कि कोल बीड मीथेन कहा जाता है और शेड गैस कहा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि कोल बीड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस। कोल बीड मीथेन जो है प्योर मीथेन गैस है जो कि कोल स्टीम से रिलीज होता है, वाइल सेल गैस जो है ये एक प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक से, ये एक्सट्रैक्ट होता है। इंडिया के अंदर में इन इंडिया एबुडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स जो है एग्जिस्ट करता है, बट सो फार सेल गैस का जो सोर्स है वो
ये यहाँ पे नहीं मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन नॉर टू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब कवर करने वाला हूं, जो कि स्टूडेंट को एकदम आप सभी को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट्स जो है आज के डेट में एकेडमिक डिस्ट्रेस के वजह से, यानी कि पढ़ाई के बोझ के वजह से, यानी पढ़ाई में सफलता बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं, क्या था कि एग्जाम में टॉप करना है, वो टॉप नहीं कर पाए, या फिर कुछ कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे उसमें उन्होंने सक्सेसफुल वो नहीं रह पाए, या फिर 11 to 12 के बोर्ड में वो जितना अचीव करना चाहते थे अचीव नहीं कर पाए। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इतने कम मार्क्स लाए कि वो एक डिस्ट्रेस हो गया उन्हें, वो इसका स्ट्रेस जो है वो ले नहीं पाए। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स की मात्रा जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके वजह से सुसाइड जो अटेम्प्ट है स्टूडेंट्स के द्वारा इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और ठीक है बहुत खराब देखने को मिलता है। ज़्यादातर आईआईटी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा ये स्टूडेंट का डिस्ट्रेस और सुसाइडल जो एक्टिविटीज़ हैं। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इसे कवर किया गया है। तीन स्टूडेंट्स देखे गए जो कि कोटा राजस्थान के अंदर में आईआईटी की तैयारी करने के लिए गए थे, जो कि सुसाइड जिन्होंने अटेम्प्ट किया, दो सेपरेट इंसिडेंट्स देखने को मिले। ठीक है, जिसके अंदर में दो इंसिडेंट्स देखने को मिले, और दो इंसिडेंट के अंदर में 3 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि कोटा राजस्थान के अंदर में तैयारी करने के लिए गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने सुसाइड कर लेते हैं वो बिलोंग अदर देन फार्मर, जिससे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं या फार्मर जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर डाटा के अनुसार देखा जाए स्टूडेंट्स के सुसाइड का, तो 25 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो यूथ पॉपुलेशन है हमारा, वो 53.7% हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जो 25 साल के नीचे हैं। येट मोस्ट ऑफ ये ज़्यादातर जो यूथ है ये नॉट एम्प्लॉयबल होते हैं, ये काम धंधे में नहीं लगे हुए होते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंदर में ए स्टूडेंट टुक देयर ओन लाइफ एवरी 42 मिनट्स, यानी हर 42 मिनट के अंदर में एक स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड कर लेता है। ठीक है, एवरी डे, हर दिन करीब 34 स्टूडेंट्स जो है वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करके मर रहे हैं सुसाइड। और ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अगर अनुसार देखें तो ये बहुत सीरियस मैटर देखने को मिलता है। अरे स्ट्रेस मत लो यार, अपने फैमिली के बारे में सोचो। जिंदगी में हमेशा सेकंड ऑप्शन रहता ही रहता है। हर एक का टारगेट होता है, पहला टारगेट कि वो एक ऊंचे मकाम तक पहुंचे। हर एक टारगेट होता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, यूपीएससी क्लियर करे, आईआईटीएन बने, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर बने, एम्स में उसका एडमिशन हो जाए। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो चाहते हैं उनका एडमिशन हो जाए, एक आईपीएस बनकर आ जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो आपने सोचा वो नहीं मिल पाया अगर किसी वजह से, तो आप अपनी जान दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अपनी फैमिली के बारे में एकदम सोचना है, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना है। ठीक है, कि वो आपसे क्या चाहते थे। ठीक है, सुसाइड तो नहीं चाहते थे कि अगर नहीं सिलेक्शन लोगे बेटा तो तुम अब जान ले लेना अपनी, ये तो नहीं चाहते थे। सोचिए आपको कितना बड़ा उन्हें सदमा लगेगा कि आप ऐसा कुछ अटेम्प्ट अगर करते हैं तो। और ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट आपको बता रही है 2020 के अंदर में हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, पूरे दिन के अंदर में देखें तो 34 स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ काफ़ी डिटेल में। कुछ रीज़न है स्टूडेंट्स के सुसाइड का, कि कुछ बहुतों को तो मैंने बताया कि एकेडमिक प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, एग्जाम में नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर ले रहे हैं। कुछ सोशल स्टिग्मा होती है, यानी कि लोग क्या बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस की आंटियां बोल रही हैं,
समाज वगैरह बोल रहे हैं कि अरे इतना दिन कोटा में रहकर आया, इतना दिन दिल्ली में मुखर्जी नगर में गया था तैयारी करने, क्या हुआ, आईएएस बन गया, क्या हुआ, डॉक्टर बन गया, क्या हुआ, आईआईटी बन गया, तो नहीं बन पाया मान लो। तो ये जो समाज का जो स्ट्रेस है वो झेल नहीं पाते कई सारे स्टूडेंट्स, और सुसाइड उन्हें सबसे आसान रास्ता देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ रिलेशन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप से जो ब्रेकअप हो जाता है वो उसे झेल नहीं पाते हैं कि लड़की ने ब्रेकअप करके दूसरे के साथ वो चली गई। तो ये सारी जो बकवास चीजें हैं रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप रखिए लेकिन उसको अपने ऊपर हावी इतना मत होने दीजिए कि उससे आप दूर हो जा रहे हैं तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन देखने को मगर आज के देखने को मिलता है। ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से रख लिया जाता है। कई बार फैमिलीज जो होती है वो अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखती है कि मेरा तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे, तुम आईएएस ऑफिसर ही बनोगे, तुम एक ऐसे मुकाम पर आईआईटीएन बन के ही घर आना, वरना मत आना। ऐसा स्ट्रेस डाल देते हैं एक स्टूडेंट्स के ऊपर में, और वो स्ट्रेस कई बार एक स्टूडेंट झेल नहीं पाता है, और नहीं झेल पाने की वजह से घर के प्रेशर को कई बार झेल नहीं पाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है, कई बार मेंटल इश्यूज भी होते हैं, डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सभी चीजों की वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्टेप्स देखने चाहिए, जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना चाहिए, खासकर कोटा जैसे जगह में जहां पर आईआईटीएंस जो है वो भरे पड़े हैं जो तैयारी करने जाते हैं। और वहां पे बोला मैंने, मेरा एक दोस्त है जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो कोटा में ही तैयारी करने के लिए गया है, लेकिन वो बता रहा था एक बार कि कई बार आवाज आती थी बालकोनी से, आवाज आई धूम करके, तो पता चला तो एक दूसरे ने बोला कि अरे वो एक लड़का लगता है गिर के फिर मर गया है। मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन वहां देखने को मिल रही है कि एक बच्चा जो है वो बालकोनी से गिरकर मर गया, अच्छा कोई सुसाइड कर लिया होगा, ऐसा नॉर्मली बतिया रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोशल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ सब एकेडमिक सपोर्ट्स ग्रुप होने चाहिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में भी, एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, एक एनजीओ होना चाहिए जो इस पर काम करे, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होने चाहिए, सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी जो है एक ग्रुप फॉर्म होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स जो है अपने जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं वो उसे डिस्कस कर सके। ठीक है, एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही एक जरिया है जहां पर लोग अपने विचारों को एकदम खुले मन से रख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं जो ठीक है की जा सकती है ताकि जो है सुसाइड वगैरह को रोका जा सके। इथिक्स बिहाइंड सुसाइड जो है क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने एक पूरे बैकग्राउंड के साथ और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। अगर आप इसको और डिटेल में कवर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्कस करें क्रिटिकली कि क्या काउज है, क्या रीज़न है कि लोग स्टूडेंट जो है सुसाइड कर रहे हैं और इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है यूथ में के अंदर में, इंडिया में। इसको डिस्कस करें, ये मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग ये सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। अब मेंस के इनरिचमेंट के ऊपर में कुछ मैंने कंटेंट्स तैयार किए हैं। जैसे कि एक मैंने बताया था कि लोलापालोजा इफेक्ट क्या है। लोलापालोजा इफेक्ट ऑन मेटा स्टॉक, ये है क्या? तो ये जो है सच वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन एन एसे टू शो द ड्रास्टिक चेंज स्पेशली इन फाइनेंस मार्केट। ठीक है, ठीक है, फाइनेंस मार्केट में इससे के अंदर में आप देखने को मिल सकता है। द टर्म लोलापालोजा इफेक्ट, ये इसका मतलब है कि confluence of factor acting together that can lead to either largely positive और negative result। ठीक है, ये एक कॉन्फ्लुएंस है, एक फैक्टर है जो कि एक्टिंग करता है साथ में मिलकर, आइदर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है या फिर नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर में मेटा एक ब्रांड है फेसबुक का, मेटा एज ब्रांड लाइक फेसबुक, मेटा जो है एक ब्रांड है फेसबुक जैसा, इंस्टाग्राम जैसा और व्हाट्सएप जैसा ही एक ब्रांड है, जो कि
विच आर यूज्ड बाय अबाउट, जो कि 3.7 बिलियन पीपल के द्वारा मंथली बेसिस पे ये यूज किया जाता है। और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस आपको कहा जा सकता है, जहां से रिवेन्यू जो है वो 5 बिलियन जो है मोर देन 100 बिलियन है। रिवेन्यू फ्रॉम 5 बिलियन टू मोर देन 100 बिलियन, जहां पर रिवेन्यू जो है 5 बिलियन से 100 बिलियन तक, ठीक है, जनरेट की जा सकती है। एंड डिलीवरिंग 40% एंड अबव पैट ग्रोथ, हाउएवर इट्स वैल्यूएशन हैज फॉलन फ्रॉम, इसका जो वैल्यूएशन है वो गिरा है 70 से 75%, ठीक है, जो इन 15 मंथ्स के अंदर में, इंडिकेटिंग लाओ प्लाजा इफेक्ट। लाओ प्लाजा इफेक्ट के वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट जो स्केल है ये इसमें 70 से 75% का गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। सब कुछ हम लोग प्रीलिम्स के फैक्ट्स को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है एक प्लान फॉर ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस, ठीक है, बिग बिजनेसेस के अंदर में 15% टैक्स जो है वो लगाई जाएगी, उसकी प्लान की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो ये फ्रेमवर्क तैयार करता है, ये जीएमटी जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क तैयार करता है ऑन बेस इरोजन के ऊपर में और प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर में, ठीक है। ये इसका एम क्या है कि द लैंडमार्क डील, जो लैंडमार्क डील है बिटवीन 140 कंट्री के ऊपर में, और इसका एम है टू स्टॉप गवर्नमेंट्स रेसिंग टू कट टैक्सेस इन अ बिड टू अट्रैक्ट कंपनीज, ठीक है, कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है ये स्टॉप करे टैक्स को कम करना, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है वो यूजुअली कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है, बट ऑफ्टन जो है दे माइट एबल टू पे लेस, उन्हें कम पे किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर ऑफिसेस आर रजिस्टर्ड और हाउ दे इन्वेस्ट इन देयर कंपनी, किस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, इसके बेसिस पर उनका जो पे स्केल है या पे जो है उसे लेस या कम किया जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है अभी मैंने बता दिया आपको कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा अडेप्ट किया गया है कि ग्लोबल मिनिमम जो है 15% टैक्स जो है वो मल्टीनेशनल जो बिजनेस है उसके ऊपर ये किया जाएगा, ठीक है, ये आप यहां से समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वह भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क। भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंदर में आता है, जो कि एलोकेट करता है कन्वर्जन ऑफ रेगुलर व्हीकल है उसमें कन्वर्जन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है भारत स्टेज नंबर पर, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये इकोसिस्टम को हैंडल करने के लिए, यानी बेसिकली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये इम्प्रूव किया जाता है बीएच में, ठीक है। अभी भारत सीरीज का जो नंबर है वो ये इसलिए किया जाता है। व्हाट इज बीएच नंबर प्लेट, बीएच नंबर प्लेट क्या है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बीएच नंबर प्लेट यानी भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए किया गया है अगस्त 2021 के अंदर में। बीएच सीरीज नंबर प्लेट जो है ये नंबर प्लेट रिमूव कर दिया गया है, द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरिंग व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखिए अब जो है बहुत सारे नंबर में आप इस तरह से नंबर देखने को मिलेगा जहां पर कोई स्टेट का नंबर आपको उसमें नहीं मिलेगा। जैसे आपका गाड़ी का नंबर, आप जैसे झारखंड से बिलोंग करते हैं तो JH से शुरू होता है, वेस्ट बंगाल से आते हैं तो WB से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे इंडिया में घूम घूम कर काम करते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर हर 6 महीना साल भर में होते ही रहता है और उनके पास एक गाड़ी है, ठीक है। और गाड़ी बार बार अगर वो जैसे आज झारखंड में जॉब कर रहे हैं तो उनका नंबर, उन्हें झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, वरना बार बार उनकी गाड़ी चेकिंग होगी, ठीक है। झारखंड से वेस्ट बंगाल गए तो WB नंबर का फिर रजिस्ट्रेशन, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करा। इस बार बार री रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे ऑफिशियल्स जो कि बार बार उनका ट्रांसफर होते रहता है, सिर्फ उन्हें ही एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उनके गाड़ी के लिए, जो कि जिसका स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होगा 21BH, इस तरह से नंबर आपने देखा भी होगा। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि
ऑफिशियल्स होते हैं जिनका ट्रांसफर बार बार होता है, और एक बार ये नंबर लेने के बाद ये पूरे इंडिया में विदाउट री रजिस्ट्रेशन वो कहीं पे भी जा सकते हैं। उन्हें पूरे मतलब वन नंबर फॉर ऑल ओवर एरिया इन इंडिया ये कहा जा सकता है, ये है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये इसी चीज के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है जो कि मैंने कवर ऑलरेडी कर दिया है। तो बीएच रजिस्ट्रेशन, बीएच नंबर प्लेट के बारे में आपको पता चल गया क्या है। इसका इम्पैक्ट, वाटर इम्पैक्ट सबमिट। अब देखिए अगला टॉपिक है वाटर इम्पैक्ट सबमिट। वाटर इम्पैक्ट सबमिट क्या है, तो 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट सबमिट जो है वो कंक्लूड हुआ 17 दिसंबर 2022 को। 17 दिसंबर को कंक्लूड हुआ आफ्टर 3 days टू फ्रूटफुल डेलिब्रेशन ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो वाटर कंजर्वेशन को लेकर है या फिर रिवर रिजुविनेशन को लेकर है, विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द रिवाइवल ऑफ स्मॉल रिवर, यानी स्मॉल रिवर जो कि आज लुप्त होते जा रही है उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए, इसके लिए जो है ये वाटर इम्पैक्ट सबमिट जो है वो कंक्लूड हुआ। इसका 7th एडिशन जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। कब हुआ? 17 दिसंबर को। ये जो है नीड फॉर फॉर्मिंग ए नेशनल रिवर फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है जहां पर रिवर को मॉनिटर किया जा सके, रिवर के हेल्थ को, उसके जो करंट सिनारियो उसको कंट्रोल, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको, या सफाई गंगा जो है, गंगा को सफाई, गंगा में जो गंगा सफाई, ऐसे कई सारे अभियान चलाए गए हैं। तो थीम क्या रखी गई है इसकी कि रिस्टोरेशन और एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन विथ एम्फेसाइज ऑन द 5 P's। 5 P's क्या है? पीपुल, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लान और प्रोजेक्ट। 5 P's है। ठीक है, कुछ देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अभी मैंने बताया कि स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ताकि गंगा को साफ किया जा सके। अलॉन्ग विथ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज भी है। ठीक है, जो कि स्टेब्लिश एट IIT कानपुर के अंदर में स्टेब्लिश की गई विथ एक्सीलेंस इन डेटा कलेक्शन ऑन द गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, आगे है एक और टॉपिक है प्रीलिम्स के, ये से कि इंडिया हैज जंप फ्रॉम 7वें से डायरेक्ट जंप कर 3rd पोजीशन में पहुंच गई है साइंटिफिक पब्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबली साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर में वो इम्प्रूव हुआ है। जो पहले 7th पोजीशन पे थी 2010 के अंदर में, अब 2020 के अंदर में ये 3rd पोजीशन के ऊपर आकर पहुंच गई। ठीक है, इस पर आप हल्का सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ऑड रेशियो सर्कल क्या है? ऑड रेशियो सर्कल जो है ये वेरी लार्ज कह सकते हैं, ओवर 50,000 टाइम्स जो डायमीटर होगा ऑफ आवर वेरी ओन मिल्की वे। ठीक है, 3 million light years unexplained astronomical object that at radio wavelength is highly circular and brighter along its edge। odd radio circle जो है वो 50 गुना ज़्यादा बड़ा है डायमीटर में, अगर करें तो हमारे मिल्की वे से 50,000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और 3 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे। ठीक है, दे वेर फर्स्ट, ये डिस्कवर किया गया था 2019 के अंदर में, और ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरी पाथ फाइंडर के द्वारा। ठीक है, हाउएवर द ओवरसीज हैव नॉट बीन फाउंड इन विजिबल, ये विजिबली फाउंड नहीं हो पाया है, ये इंफ्रारेड और एक्सरे टेलीस्कोप के जरिए ही इसे देखा गया है। ठीक है, तो इस पर हल्का सा आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड रेडियो सर्कल क्या है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो जीन्स रेस्पॉन्सिबल, जो जीन्स है वो रेस्पॉन्सिबल है बनियान पीपल ट्री के लाइफ स्पैन को लेकर। ठीक है, तो रिसर्चर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जो भोपाल के अंदर में है, इनके द्वारा बताया गया कि वो पूरे जीन्स पर ही डिपेंड है, जो बनियान ट्री है या फिर पीपल ट्री है। ठीक है, इसके सैंपल को लेकर टेस्ट किया गया, तो 17 जीन्स जो है वो केस ऑफ बनियान और 19 जीन्स जो है पीपल के ये ट्री के ये, और मल्टीपल साइंस देखे गए हैं एडेप्टिव इवोल्यूशन दैट प्ले ए पिवोटल रोल इन द लॉन्ग टाइम सर्वाइवल ऑफ दीज 2 फिक्सियस स्पीसीज। ठीक है, ये 2 जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इसको सर्वाइव कराने के लिए, इसको ताकि लंबे समय तक ये रहें, इसके लिए कई सारे चीज़ें जो है वो की जा रही है, टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं।
बनियान ट्री का लाइफ स्पेन जो होता है वो 200 से 500 साल का होता है, और पीपल ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वो 2500 साल तक भी होता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये पेड़ जीवित रहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मैमलियन इवोल्यूशन पर है। ठीक है, मैमल्स जो है वो इवॉल्व हुए थे गोंडवाना के टाइम में, साउदर्न लैंड मास फॉर्म जो कि हुआ था। पेंजिया जो है वो पहले था, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हमारे। ठीक है, अभी जो हम अर्थ देखते हैं उसको रिसर्चर्स के द्वारा स्टडी किया गया कि मोलार्स फॉसिल्स जो मिले हैं माडागास्कर के अंदर में, साउथ अमेरिका के अंदर में और इंडिया के अंदर में। ठीक है, मैमल्स की अगर बात करें तो मॉडर्न मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं विथ हेयर, वर्टेब्रेट्स, जैसे जिसके अंदर 3 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला जो ग्रुप है वो से पहला है मोन्ट्रेम्स। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो है वो है मार्सेप्लीज। ठीक है, और तीसरा जो है प्लैक्टेलेट्स है। प्लैक्टेल्स जो है ये कैरी करता है फोर्टेल्स अंटिल लार्ज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केप्लस जो मैमल्स है ये यंग और आर बॉर्न इनकम्प्लीटली बॉर्न होता है या इनकम्प्लीटली डेवलप होता है। ठीक है, दे डेवलप इनसाइड ए पाउच इन द मदर्स बेली, मदर्स बेली के अंदर में, पाउच के अंदर में ये मैमल्स पलता है, बढ़ता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है ये। ठीक है, तो ये जो तीनों मैमल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोंडवाना और लाओसिया के बारे में आपको बता दूं तो गोंडवाना जो है जब पेंजिया टूटा, ठीक है, तो नॉर्दर्न कंटिनेंट्स जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, वो सेपरेट हो गया और फ्रॉम साउदर्न कंटिनेंट्स जो अंटार्कटिका है, इंडिया है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बना। तो ये जो लार्ज जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट भी 2 भाग में, नॉर्थ है और साउथ है, तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को लाओसोरिया बोला गया और साउदर्न कॉन्टिनेंट को गोंडवाना लैंड बोला गया। ये डिफरेंस है। ठीक है, जब पेंजिया जो है टूटा था ये 2 भाग में बढ़ गया था, तो ऊपर वाले हिस्से को लाओरासिया बोला गया और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैपिंग, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है मैपिंग। इसको अगर हम देख लेते हैं कि मैप इन न्यूज में कौन सा है, तो मुंबई जो केन्हारी केव्स है। ठीक है, मुंबई के अंदर में केन्हारी केव्स है, तो केन्हारी केव्स जो है वो सिचुएटेड है संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर, मुंबई के अंदर में, जो रिसेंटली विजिटेड बाय डेलीगेट G20 के डेलीगेट्स के द्वारा यहाँ विजिट किया गया। अभी G20 से रिलेटेड हर न्यूज अभी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिली, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो अब इंडिया के पास आ चुकी है पूरे साल 2023 के लिए, तो इसीलिए G20 के डेलीगेट्स जब यहाँ पर पहुंचे तो ये न्यूज बनना तो स्वाभाविक सी बात है। तो G20 के डेलीगेट्स के द्वारा संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर केन्हारी केव्स में जाया गया। ठीक है, द केव्स, ये जो केव है ये क्रिएट किया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा 2 से लेकर 9th सेंचुरी CE पर, और ये कंसिस्ट होता है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, प्रेयर हॉल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। केन्हारी जो है ये जो नाम है ये कानगिरी जो कि प्राकृत नाम है, और यह ऑकर करता है नासिक इंस्क्रिप्शन से ये लिया गया है, ऑफ द सतवाहना रूलर जो थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, इनसे लिया गया था। इट इज द ओनली सेंटर वेयर ए कॉन्शियस प्रोग्रेस ऑफ बुद्धिस्ट फेथ देखने को मिलता है और आर्किटेक्चर देखने को मिलती है यहाँ पे, एज एन अनब्रोकन लीगेसी राइट फ्रॉम ये 2nd सेंचुरी CE से लेकर 9th सेंचुरी CE के बीच में ये बना था। ठीक है, ठीक है, और एक न्यूज में है, एक मैप्स इन न्यूज में अब हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों है कि हरितालियानगार जो है, हरितालियानगार क्या है, ये रिमेन्स ऑफ फॉसिल जो कि लिजार्ड और स्नेक के द्वारा बनती है, जिसको डिस्कवर किया गया रिसेंटली फ्रॉम ए लेट माइकोसिन होमिनाइड जो कि लोकेलिटी ऑफ इंडिया डेटेड 9-1 जो कि 9.1 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये फॉसिल्स तैयार हुई है इतना समय के दौरान, जो कि कहाँ पाया गया, तो हरितालियान हिमाचल प्रदेश के अंदर में ये पाया गया है। लिजार्ड और स्नेक से बना ये फॉसिल्स है जो कि कोल्ड ब्लडेड स्क्वायर मेट्स में मिला है।
जिसके कि डिस्ट्रीब्यूशन, रिचनेस और डाइवर्सिटी जो है वो हाईली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, ठंडे जगह में ही ये ऐसे क्रिएट हो सकता है। और इस रीजन में स्क्वायरमेट्स आर वाइडली रिगार्डेड एज एक्सीलेंट इंडिकेटर है ये पास्ट क्लाइमेट्स में, पार्टिकुलरली एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्लोड ब्लडेड जो स्क्वायर्स है इसके अंदर ही ये लिजार्ड और स्नेक वगैरह ये मिलता है, और इसी रीजन के अंदर में ये फॉसिल्स तैयार होते हैं, क्लाइमेटिक सिचुएशन होती है। ठीक है, इसके अंदर में स्क्वायरमेट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल कंप्राइजिंग लिजार्ड्स और स्नेक। स्क्वायरमेट जो है वो लार्जेस्ट रेप्टाइल्स बोला जा सकता है जो कि लिजार्ड और स्नेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिला है। इसके लोकेशन जो है हारतियाल नगर की आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना न्यूज में क्यों है, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो विनर रहा और मेसी जो है वो उसके द्वारा जो है वो गोल्डन बॉल अवार्ड उसे मिला। ठीक है, अर्जेंटीना 2022 के अंदर में जो वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है और ये तीसरी बार जो है अर्जेंटीना चैंपियन बना है। पहली बार 1978 में बना था, उसके बाद 1986 में और अब 2022 में। ठीक है, तो किसको हराकर बना है अर्जेंटीना, ये आप बताइए। ठीक है, तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जो है वो फाइनल पहुंच गया है। ठीक है, रोनाल्डो साहब पहले ही आउट हो चुके थे, ठीक है, बाहर हो चुके थे। तो मेसी जो है ये एक नया चेहरा जो या मेसी जो है ये चेहरा उभर कर आया इस बार। ठीक है, और मेसी जो वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, और गिवन द गोल्डन बॉल अवार्ड, इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, जो कि आपने देखा हमने कितने डिटेल में इसे कवर किया है। ठीक है, सारे कंटेंट्स को मैंने कवर कर दिया है और जो भी मेंस के या प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मुझे अगले सेशन में आप कमेंट में आप क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का डिस्कशन, आपको जो भी हो आप लाइक करके, ठीक है, और कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय में मिल सके। ठीक है, और अब से रोज आपको ये डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स में आप कवर कराऊंगा। साथ ही साथ हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है वो भी मैं कवर कराता चलूंगा, तो पैरेलल वे में, ठीक है, आपकी ये चीज़ें जो चलेंगी और आप इसे फॉलो करेंगे तो आई होप आपको कोई भी और अदर सोर्सेस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।